सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ टोपी शुक्ला का सार। ठीक है, जिसमें टोपी की कहानी पाठक को लेखक सुनाना चाहते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं, टोपी और इफ़न दो दोस्त रहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, टोपी की कहानी को बताने से पहले आप मुझसे इफ़न के बारे में जान लीजिए, है ना। इसलिए वो इफ़न के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इफ़न टोपी की कहानी का ही एक हिस्सा है, जिसके बिना टोपी की कहानी शायद अधूरी रह जाती। ये एक ही कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। जिसे बलभद्र नारायण शुक्ला जिसका नाम है उसे टोपी कहा गया है, टोपी शुक्ला, और दूसरा है नाम सैयद जरगमा मुर्तुजा, जिसको प्यार से सभी इफ़न कह के पुकारते हैं। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 साल की होगी तब उनकी शादी हो गई थी और वो लखनऊ आ गई थी। जब तक वह जिंदा रही पूरब की भाषा ही बोलती थी। लखनऊ की उर्दू उनके ससुराल की भाषा थी, लेकिन उन्होंने अपने मायके की भाषा को ही गले लगा रखा था। अर्थात जब भी किसी से बात करती थी पूर्वी भाषा में ही बात किया करती थी, क्योंकि उनकी भाषा के सिवा उनके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उनकी दिल की बात को समझ पाता था। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो उन्होंने गाना बजाने के लिए उनका बहुत मन हुआ, लेकिन इस्लाम धर्म के जो आचार्य थे, गुरुजन थे, उन्होंने गाना बजाना पसंद नहीं आया। इसलिए वो बेचारी चुपचाप मन महसूस कर ली गई। लेकिन जैसे ही इफ़न का जन्म हुआ और जन्म के छठे दिन के स्नान में, यानी छठी करवाते ना, जन्म के छठे दिन उत्सव में उसने जी भरकर उत्सव मनाया और गाने गाए, गीत बजाए, गाने गाए, और जो भी गीत रहते हैं वो बधाई उन्होंने गाए। लेखक क्या कहता है, इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी जो दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी। परंतु लखनऊ में जब वो अपने ससुराल में आई तो वो इन सब चीज़ों के लिए बड़ा तरसती थी। उनका मन भी करता कि मैं जब मायके में थी तो जितना मन होता मैं खा लेती, लेकिन यहाँ आके उन्हें मौलवीन बनना पड़ा। मौलवीन मीन्स जैसे पंडित के साथ पंडिताइन होती है, ऐसे मौलवी के साथ मौलवीन होती। उनके पति जो थे मौलवीन थे, अर्थात इफ़न के जो दादा थे वो मौलवी थे। इफ़न अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। प्यार तो वो अपने माता पिता को भी करता था, अपनी बहन को भी करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी को करता था। उसकी मम्मी तो कभी कभी प्यार से डांट भी देती थी, मारती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह डांटती मारती थी। उसके अब्बू कभी कभार वो घर को न्यायालय समझकर ही अपना फैसला सुना देती थी, लेकिन वो उसकी दादी ही एक थी वो कभी जिसने उसका दिल नहीं दुखाया था। रात को भी उससे बहराम, डाकू, अनारपली, 12 मुर्ज, ऐसी हज़ारों कहानियाँ उनकी दादी इफ़न को सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी की जो भाषा थी, अपने मायके की भाषा को उन्होंने जो दिल से लगाया था, उस भाषा में बात करती थी, टोपी को बहुत अच्छा लगता था। और इफ़न की दादी भी टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। कहने का अर्थ है कि टोपी की माँ और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। ठीक है, टोपी को क्या लगा, जो भाषा मेरी माँ घर में बोलती है लेकिन मेरे परिवार वाले मेरी माँ को बोलने नहीं देते, वही इफ़न की भाषा भी इफ़न की दादी बोलती है और उसकी परिवार में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो तो अपनी दादी से नफ़रत करती थी या अपनी दादी से नफ़रत करता था। पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी उसकी दादी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी, लेकिन इफ़न की दादी की बोली और अपनी माँ की बोली एक जैसी लगती थी। वो हमेशा इफ़न के घर जाता, उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था, अर्थात आम के पापड़ की तरह वो अच्छा लगता था उन्हें। तिल के व्यंजनों की तरह भी अच्छा लगता था। दिल्ली के व्यंजन जो बनाया जाता है कितने टेस्टी रहते, अच्छे रहते ना, वैसे उसको उन्हें उनकी भाषा या बोली अच्छी लगती थी।
इरफान की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछ कर आगे बढ़ती थी, उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि अम्मा का मतलब होता है माँ, तुम्हारी माताजी क्या कर रही हैं। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डली को मुंह में रखने से उसके स्वाद का आनंद आता है और उसे मन बार बार करता है, वैसे ही उससे ऐसे शब्द भी बोलने में अच्छा लगा। उसे अम्मा, अब्बू, बाजी ये शब्द भी बहुत पसंद आए। एक दिन जब टोपी के घर पे सभी लोग खाना खा रहे थे, टोपी ने क्या किया, और टोपी की माँ जब राम दुलारी खाना परोसेगी तो टोपी ने क्या कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता देना। अम्मी शब्द सुनकर ही मेज़ पर जो सभी लोग बैठे थे वो चौंक गए और खाना खाते खाते सबके हाथ रुक गए। वे सभी टोपी की तरफ देखने लगे। क्यों? टोपी की दादी सुभद्रा दीदी उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई और टोपी को उसकी माँ राम दुलारी ने खूब मारा और बार बार एक ही बात पूछी थी, क्या इरफान के घर जाएगा, क्योंकि ये उसी के घर की भाषा है, उसी के घर में ऐसी भाषा बोली जाती है। उत्तर में टोपी हमेशा हाँ ही करता। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के बड़े भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहते जब टोपी की पिटाई हो रही थी उस समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाची की दुकान पर कबाब खाते भी देखा था। क्या बोल रहे? जब वो अम्मी अम्मी बोल रहा था तो उसके भाई ने थोड़ा सा और नमक मिर्ची लगा दी कि भैया भी, क्या बोल रहे थे, भैया को मैंने कबाब खाते हुए भी देखा। सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था, जबकि सच बात क्या थी कि टोपी का भाई जो था मुन्नी बाबू वो कबाब खा रहा था और उसको टोपी ने देख लिया था। तब मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत में दी थी ताकि घर जाकर टोपी किसी को भी ये बात न बनाए। उस दिन टोपी की इतनी पिटाई हो गई कि उसका सारा शरीर दर्द से दुखा जा रहा था। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि टोपी जब दुख रहा है बस दूसरे दिन स्कूल जाता है और अपने दोस्त इरफान को अपनी सारी बात बता देता है। दोनों भूगोल की कक्षा को छोड़कर पंचम की दुकान पर निकल जाते हैं। इरफान केले लेता है क्योंकि उसे पता था टोपी फलों के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। और टोपी अपने भोलेपन में क्या कहता है इरफान को कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी को बदल ले, तुम्हारी दादी मेरी बन जाए और मेरी दादी तुम्हारी बन जाए, क्योंकि मेरी दादी तुम्हारे परिवार की भाषा बोलती है और तुम्हारी दादी मेरे घर की तरह बोली। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इरफान कहता है टोपी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। तब टोपी इरफान की बात कर रहे थे, उसी समय इरफान का नौकर आता है और क्या खबर देता है, इरफान तुम्हारी दादी का इंतकाल हो गया है। शाम को जब इरफान के घर जाता है तो उसका घर भरा हुआ रहता है, लेकिन उसे इतने बड़े पूरे भरे घर में किसी एक की कमी महसूस होती है। टोपी को किसकी कमी होती है? इरफान की दादी की। और फिर क्यों? क्योंकि उसका दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे अकेले घर में रहते थे क्योंकि दोनों को ही घर में कोई समझने वाला नहीं था और दोनों ने ही एक दूसरे का अधूरापन दूर किया था। टोपी इरफान को सहानुभूति देता हुआ क्या कहता, इरफान तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और लेखक क्या कहता है, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को ये कसम खाई थी कि अब वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिनके पिता की बदली हो जाए, क्योंकि उसी दिन अर्थात इरफान की दादी की मृत्यु के कुछ समय बाद इरफान के पिता का तबादला हो गया था और वो चले गए थे। उसकी जगह दूसरे जो लोग आए थे कोठी में रहने वाले कलेक्टर साहब, वो 3 लड़के थे। वह तीनों लड़कों का दोस्त नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि एक लड़का बड़ा था, दूसरा छोटा था और जो तीसरा उसके बराबर का था गुड्डू, वो बिल्कुल अंग्रेज़ी ही बोलता। ना तो इरफान था और न इरफान की दादी जो उसे समझ सके। घर से लेकर सिर्फ एक बूढ़ी नौकरानी थी सीता, वही उसके दुख को समझती थी क्योंकि घर में सभी को उसकी डांट पड़ती थी
और टोपी को भी घर में डांट पड़ती, इसलिए वो एक दूसरे का दर्द समझने लगे। जब ठंड के दिन शुरू हुआ तो मुन्नी बाबू के लिए नया कोट का कपड़ा लाया गया और भैरव के लिए भी नया कोट बनाया, लेकिन टोपी को मुन्नी का पुराना कोट मिला। वैसे कोट वो ज़्यादा पुराना नहीं था, पर मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने मुन्नी बाबू का जो कोट था टोपी को पसंद नहीं आया, इसलिए टोपी ने वो कोट उतार कर नौकरानी के बेटे को दे दिया। नौकरानी का बेटा तो बहुत खुश हुआ टोपी नया कोट पाकर, लेकिन उसके लिए भी टोपी को यह सजा सुनाई गई कि अब ठंड आ गई है तो ठंड के दिन में तुम्हें नया कोट बनाकर नहीं दिया जाएगा, तुम ठंड में ही ऐसे ही रहो घूमो। पर दादी और टोपी के बीच जो बहस हुई, और दादी ने तो पूरा घर सिर पे उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने पर पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता उनको ले गई और समझाने लगी। तब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया था और वो क्या कहती है, तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, तुम्हें दादी के साथ इतनी बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन 10वीं कक्षा में पहुंचना भी उसके लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए भी उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो टोपी फेल हुआ। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ था, परंतु उससे कोई पढ़ने नहीं देता। जब भी वो पढ़ने बैठता उसका भाई उससे कुछ काम करवा लेता या माँ कुछ ऐसा सामान मंगवा लेती जिससे कि वो नौकर से उसे नहीं मंगवा सकती थी। या फिर उसका छोटा भाई जो भैरव था उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़ता और हवाई जहाज़ बनाकर उठा देता। यह साल तो बीत गया, लेकिन दूसरे साल और वो फेल हो गया। दूसरे साल टोपी को टाइफाइड निकला था तो वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। जब तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ तो वह 3rd डिवीज़न पास होना भी उसके माथे पे कलंक के टीके की तरह ही चिपका रहा। टोपी के सभी दोस्त 10वीं में थे, इसलिए वह उनसे मिलता, उनके साथ खेलता और अपनी 9वीं कक्षा के दोस्त पढ़ने वाले लड़कों के साथ भी उसकी दोस्ती कभी नहीं बनी। जब वो क्लास में बेचता उसे अजीब सा लगता है क्योंकि वो सब उसके दोस्त नहीं थे। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को तो झेला, पर जब सन 51 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं रहा। जो कि विद्यार्थी सन 49 में 8वीं में थे, वे अब 10वीं में थे। जो सन 49 में 7वीं में थे वो टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा। वही जो कक्षा में सबसे तेज लड़का था वो टोपी से पूछता कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि हम सब तो पास होकर आगे की क्लास में चले जाएंगे, लेकिन टोपी तुम हमेशा इसी क्लास में रहोगे। टोपी को बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खा ली कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु उस साल बीच में चुनाव आ गए और घर में उसके पिताजी जो भृगनारायण नीले तेल वाले के नाम से जाने जाते थे, चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। और जब चुनाव में तो उनके घर में दिन भर चहलकदमी रहती थी जिससे वो पढ़ नहीं पाता था। लेकिन जब उसके पिताजी चुनाव का माहौल ख़त्म हुआ तो उसने क्या देखा, और उसके पिताजी जब चुनाव हार गए तो उसने क्या देखा कि घर में मेरी परीक्षा मेरे सिर पे है, फिर भी वो अपने जैसे तैसे घर कमाता बनता था, वो पढ़ नहीं पा रहा था, फिर भी उसने मन लगाकर उसने पढ़ने लगा। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद वो पास हुआ तो उसकी दादी बोली, वाह, टोपी को भगवान नज़रबंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी। तीसरे साल भी पास हुए तो तीसरी श्रेणी में ही पास हुए। चलो पास तो हो गए, लेकिन लेखक क्या कहते हैं, सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह 2 साल किस वजह से फेल हुआ और तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ। ठीक है, टोपी दिन भर बेचारा मेहनत करता, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उसको सब इग्नोर करते थे, इसलिए वो फेल हुआ। लेकिन फिर भी मुश्किल हालातों में भी उसने पढ़ाई करी और 10वीं की कक्षा को 3rd डिवीज़न में पास कर लिया।